Rahim. Let's start from problem number 105 of lecture 1. There is a homogeneous 800 kg bar AB that is supported at either end by a cable. We have to calculate the smallest area of each cable if the stress is not to exceed 90 megapascal in bronze and 120 megapascal in steel. We have two cable, bronze and steel, and there is a stress that is given for the bronze that is 90 megapascal and for the steel that is 120 megapascal, and we have to calculate the smallest area of each cable. We have to find the area of that cable. So weight of the bar is 800 kg. Now weight can always be applied at the middle of the bar, that is 800 kg. Now we can convert this weight into newton into force, that is 8 kg multiplied by 9.8, that is gravitational constant. इट्स बिकम 7848 न्यूटन. तो ये वेट ये पूरा क्या बन जाएगा 7848 न्यूटन वेट बन जाएगा. नाउ ये वेट तो मिड में लगता है, इस बार के मिड में, तो ये वेट इस दोनों बार्स के एंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर जो केबल है और यहाँ पर जो केबल है, तो ये वेट इन दो केबल्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये वेट हाफ इस वेट का वो ये केबल सपोर्ट करेगा और हाफ वेट इस बार का वो ये केबल सपोर्ट करेगा. तो ये जो 7848 है इसको हम हाफ करेंगे, इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे, तो इसे आ जाएगा 3942. इस बात का मतलब ये है कि 3942 न्यूटन फोर्स इस केबल पे आता है और 3942 न्यूटन फोर्स इस केबल पे आता है. तो ये जो बार है ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा. इस बार का जो वजन है ये इन दो केबल इसको क्या करता है, ये इसको स्टेबल करते हैं, ये इसको टेंशन प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो वेट है ये दो केबल सपोर्ट करते हैं और ये जो वेट है ये इस दो केबल में हाफ हो जाएगा. तो 3942 न्यूटन केबल ये जो ब्रॉन्ज वाला केबल है ये सपोर्ट करेगा और 3942 न्यूटन ये जो स्टील वाला केबल है ये सपोर्ट करेगा. तो हमारे पास ये जो बार है ये सपोर्ट हो जाएगा. नाउ हमारा जो क्वेश्चन है, जो रिक्वायर्ड डेटा है वो ये है कि आप इस ब्रॉन्ज का और इस स्टील का स्मॉलेस्ट एरिया फाइंड करें कि हम ये जो एरिया ब्रॉन्ज है और स्टील है ये हम कम से कम कितने एरिया का दे सकते हैं जो कि इतना लोड सपोर्ट करे. तो हमारे पास इसका जो फोर्स है वो हमने मालूम किया, इसका जो स्ट्रेस है वो हमको गिवन डेटा है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम इसका एरिया फाइंड करते हैं. तो इसके लिए हम नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला यूज करेंगे. नॉर्मल स्ट्रेस जो कि बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया के फॉर द स्टील. So we have to find the area. So by rearranging the equation, force divided by stress. So the force that we calculate is 3942 Newton and divided by stress that is 120 megapascal. Pascal is equal to Newton per meter square and mega is equal to 10 raised to the power 6. So when we have to divide it, it's become 32.85 meter square and 10 raised to the power 6 ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा तो ये 10 raised to the power -6 हो जाएगा. तो ये हमारे पास बन जाएगा 32.85 मिलीमीटर स्क्वायर. जब हम इस मीटर स्क्वायर को मिली में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे 10 रेज़ टू द पावर +6 लगाएंगे. तो ये +6 और -6 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ मिली लग जाएगा. तो ये हमारे पास बन जाएगा 32.85 mm स्क्वायर. इस बात का मतलब ये है कि हम जब मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में तब्दील करते हैं तो हम इसको 10 रेज़ टू द पावर 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब हम इसके साथ 10 रेज़ टू द पावर +6 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 और -6 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके साथ mm स्क्वायर लग जाएगा. तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया, ये जो एरिया फाइंड हुआ. नाउ दूसरा जो है जो ब्रॉन्ज के लिए जो स्ट्रेस है वो बराबर हो जाएगा फोर्स ऑन द ब्रॉन्ज डिवाइड बाय एरिया ऑफ द ब्रॉन्ज. सो बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन एरिया वुड बिकम the force would become 3942 and the stress in the bronze is 90 mega is 10 raised to the power 6 newton per meter square. Its will become 3.8 mm square and the 10 raised to the power is 6 -6 is cut as that of steel, as like that of steel. So the less area is required in steel. Steel required 43.8 mm square and the bronze steel required 32.85 mm square and the bronze required 43.8 mm square. It's mean that bronze required greater area and steel required less area. तो इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टील है वो हमारे पास कम एरिया का होना चाहिए और ब्रॉन्ज ज़्यादा एरिया का होना चाहिए. तो इस बात से ये मालूम हुआ कि हमारे पास स्टील में कम एरिया होना चाहिए, तो स्टील का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रॉन्ज. सो अगर हम स्टील का एरिया कम दे दें और ब्रॉन्ज का एरिया ज़्यादा दे दें तो ये सेम ही वेट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. मेरी बात का सारा सा मतलब ये है कि ये भी सेम फोर्स है और ये भी सेम फोर्स है. ये फोर्स इस ब्रॉन्ज पे भी डाल जाता है और ये फोर्स स्टील पे भी डाल दिया जाता है. तो ये फोर्स जब स्टील का एरिया इतना हो तो ये इस फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, कम एरिया पर इस फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, और ब्रॉन्ज वो ज़्यादा एरिया पे इस फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है. तो इस बात का मतलब ये है कि स्टील जो है वो कम एरिया पर इतना फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, तो ये मोर स्ट्रॉन्गर है देन दैट ऑफ ब्रॉन्ज. नाउ प्रॉब्लम नंबर 106. In problem number 106 there is a homogeneous bar that is supported by a smooth pin at point C. This is at point C and the cable that runs from A to B. और हमारे पास एक केबल है जो कि है from A to B around the smooth pig at D. और D में हमारे पास स्मूथ पिग है, ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक स्मूथ रिंग है या एक स्मूथ पिग है और पुली है. नाउ फाइंड द स्ट्रेस इन द केबल. स्ट्रेस में इस केबल में स्ट्रेस फाइंड करें. ये जो केबल है ये इसमें स्ट्रेस फाइंड कर दे. यहाँ पर इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ये हमारे पास प्री है, ये हमारे पास पुली है. तो वो ये रिक्वायर्ड डेटा ये है कि आप इस केबल पे स्ट्रेस मालूम कर दें. अगर इसका डायमीटर है 0.6 इंच 0.6 इंच इसका डायमीटर है और इस बार का जो वेट है, ये जो बार है इसका वेट जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 6000 पाउंड. सो इस बार का जो वेट है वो इसकी मिड पे लगेगा और इसका मिड तो ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे 6000 फोर्स नीचे लगता है.
तो ये वाला जो फोर्स है ये कौन बर्दाश्त करता है? ये पॉइंट सी जो है ये पिन है, तो इस पिन का मतलब ये है कि अगर हम इसको छोड़ दें तो ये जो बार है ये नीचे मूवमेंट शो करेगा। तो इसकी मूवमेंट को कौन रोकता है? इसकी मूवमेंट को ये पुली से जो इसका जुड़ना है ये इसको रोकता है। तो ये 6000 फोर्स, ये 6000 पाउंड फोर्स ये नीचे लगता है, और इसको बैलेंस कौन करता है? इसको बैलेंस ये टेंशन फोर्स करता है, जो कि इस पुली की वजह से है और ये केबल है। तो हमारे पास यहाँ पर एक टेंशन फोर्स यहाँ पर लगता है और एक फोर्स ये केबल लगाता है। तो हमारे पास ये दो टेंशनल फोर्स है और ये हमारे पास नीचे इसका वेट है, और ये दो टेंशनल फोर्स इस वेट को बर्दाश्त करता है, ये इसको सपोर्ट करता है। हमारे पास जो गिवन डेटा है कि बार है जो कि सपोर्टेड बाय पिन है, हमारे पास डायमीटर ऑफ द केबल दिया हुआ है जो कि 0.6 इंच है, हमारे पास जो बार का जो वेट है वो 6000 पाउंड है, और रिक्वायर्ड हमारे पास ये है कि आप इस केबल में स्ट्रेस फाइंड कर दें। नाउ इस तरह है कि हमारे पास जब हम स्ट्रेस मालूम करते हैं तो स्ट्रेस का फार्मूला है कि फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर द केबल, एंड द फोर्स इन द केबल इज अ टेंशनल फोर्स, सो वी कॉल इट ड्यू टू टेंशन वी कॉल इट टेंशनल फोर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल। एरिया बिकम इक्वल टू 5/4 d स्क्वायर। 5/4 d हमारे पास है 0.6 इंच, गिवन डेटा है, तो हमारे पास एरिया मालूम हो जाएगा जो कि है 0.283 इंच स्क्वायर। एरिया मालूम हो गया। नाउ हमारे पास इस तरह है कि फ्री बॉडी अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर हमारे पास वेट लगता है और ये टेंशनल फोर्स है, और एक फोर्स हमारे पास ये लगता है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन वी हैव टू रिजॉल्व द फोर्सेस बिकॉज वी दैट हैव अ एक्स एक्सिस फोर्सेस एंड वाई एक्सिस फोर्सेस, वी हैव टू रिजॉल्व दिस इन द कोऑर्डिनेट्स द tx and ty. This is tensional force, so tx and ty we can resolve it into two horizontal and vertical forces. Now बाई टेकिंग द समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0, एट पॉइंट सी पर मूवमेंट 0 ले ले तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये टी वाई जो है ये ऊपर लगता है, जो ऊपर लगता है हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे और जो नीचे लगता है इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है, और इस तरह इस यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी 5 मीटर है। तो इसी पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये 10 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो हमारे पास ये टी वाई जो है टी वाई, अब हमारे पास मूवमेंट क्या चीज़ है, मूवमेंट है हमारे पास फोर्स इंटू डी, ये फोर्स कितनी डिस्टेंस दूर लगता है, और मूवमेंट जो आप जो पॉइंट मुंतखब करेंगे, हमने यहाँ पर सी पॉइंट मुंतखब किया है, तो हमारे पास इसी पॉइंट से ये पॉइंट 10 मीटर डिस्टेंस पे है, और ये टी वाई फोर्स ये ऊपर लगता है, तो टी वाई मल्टीप्लाई बाई 10। हमारे पास ये टी फोर्स लगता है जो कि 5 मीटर डिस्टेंस पे है, तो टी मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर। और हमारे पास ये जो वेट लगता है नीचे जो कि 6000 फोर्स है, 6000 पाउंड फोर्स है, और ये हमारे पास 5 मीटर डिस्टेंस पे है, तो 6000 पाउंड मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर। ये दोनों ये जो कि हम एक तरफ ले लेंगे अपर वाला जो फोर्सेज है, जो पॉजिटिव फोर्सेज है वो हम इस तरफ ले लेंगे, और जो नेगेटिव फोर्सेज है वो हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले लेते हैं। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव फोर्सेज को आप ले लें और नेगेटिव फोर्सेज को आप ले लें और इसको 0 के बराबर करेंगे, तो फिर जो नेगेटिव वाले है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आएंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। नाउ हमारा जो मेन मकसद है हम इस टी को मालूम करते हैं कि टेंशनल फोर्स कितना है, और इस टेंशनल फोर्स के जरिए फिर हम क्या मालूम करते हैं, स्ट्रेस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस का जो फार्मूला है वो हमारे पास है द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। हमारे पास तो एरिया मालूम होगा लेकिन हमारे पास फोर्स नहीं है कि टेंशनल फोर्स कितना लगता है। तो जब हमारे पास टेंशनल फोर्स हो जाए मालूम हो जाएगा तो फिर हम इससे स्ट्रेस मालूम कर सकते हैं। हमारे पास जो एरिया था वो भी अननोन था, लेकिन एरिया को हमने डायमीटर से मालूम कर दिया। अब हम इस फोर्स को, ये जो टेंशनल फोर्स है ये जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है ये हम इससे मालूम करते हैं, और मूवमेंट इज इक्वल टू 0 ये हम इससे मालूम करेंगे। फिर इसी इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो स्ट्रेस है इस केबल में वो मालूम हो जाएगा। तो हमारे पास अभी टी वाई अननोन है, तो सबसे पहले यहाँ पर तो टी भी अननोन है और टी वाई भी अननोन है, तो टी वाई को पहले हम टी पे तब्दील करते हैं या इसको हम खत्म कर देते हैं। तो फिर हम ये टेंशनल फोर्स, हमारा मकसद जो है वो इस टी को मालूम करना है। टी वाई अब क्या चीज़ है, टी वाई जो है ये इस फोर्स का वर्टिकल फोर्स है और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। तो टी वाई किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर हमारे पास उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर जो अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएं तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 3 मीटर है और जो बेस है वो 5 मीटर है। तो वो कौन सा है जिसपे परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिए हुए हैं, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हमारे पास सबसे पहले हम थीटा मालूम करेंगे कि ये थीटा कितना है। तो थीटा को मालूम करने के लिए टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस जो हमारे पास है वो 5 है, तो इसे हम थीटा मालूम करेंगे। इस थीटा हम इस तरह मालूम करेंगे कि इस टेंजेंट थीटा को इस तरह लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स इनटू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट विल बिकम टेंजेंट इनवर्स 3/5, और हमारे पास थीटा मालूम हो जाएगा 30.96। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास है 30.96। नाउ अब हम टी वाई को मालूम करें, तो टी वाई किस चीज़ के बराबर है, टी वाई बराबर है टी साइन थीटा के। अब हमारे पास थीटा भी मालूम है, साइन तो मालूम है, और टी हम मालूम करेंगे, तो ये बन जाएगा कि टी वाई साइन थीटा, और टी एक्स किस चीज़ के बराबर है, टी कॉस थीटा। टी एक्स टी कॉस थीटा के बराबर है और टी वाई टी साइन थीटा के बराबर है। हम टी वाई मालूम करते हैं, टी वाई को टी पे तब्दील करना चाहते हैं या टी वाई को मालूम करना चाहते हैं, तो हम इसको टी वाई के बजाय हम टी साइन थीटा लिख लेंगे। साइन हमारे पास थीटा मालूम है जो कि है 30.96, साइन 30.96, तो ये बन जाएगा 0.514 टी। तो टी वाई हमारे पास 0.514 टी के बराबर हो गया। अब हम इस टी वाई की जगह पे ये वैल्यू, इस टी वाई का वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये हमारे पास टी को मालूम होने देगा। जब हमने टी वाई की जगह ये लगा दिया 5 टी अपनी जगह और 30,000 अपनी जगह, तो ये हमारे पास बन गया 10.14 टी इज इक्वल टू 30,000, और हमारे पास टेंशनल फोर्स मालूम हुआ जो कि है 2958 पाउंड्स। तो हमारे पास अब टेंशनल फोर्स मालूम हुआ, हमने एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, तो इससे हम स्ट्रेस मालूम कर सकते हैं। तो स्ट्रेस के लिए फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारे पास ये मालूम हो गया जो कि टेंशनल फोर्स है, और एरिया हमने मालूम किया था पिछले जो फेज है, तो हमारे पास स्ट्रेस आ गया 10,452 psi आर पाउंड पर स्क्वायर इंच। सो दिस इज द आंसर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 107,
In problem number 107, it says that a rod is composed of an aluminium section that is rigidly attached between the steel and the bronze section. Axial loads are applied at the position indicated. यहाँ पर axial load लगता है इस P पर और यहाँ पर ये जो पोर P है. Now, if P 30,000, if P is equal to 30 pound, if P is equal to 30,000 pound, अगर हमारे पास ये P है ये किस चीज़ के बराबर है 30,000 पाउंड की, और हमारे पास इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये किस चीज़ के बराबर है 0.5 इंच स्क्वायर के बराबर है. तो हम स्ट्रेस मालूम करेंगे इस हर एक सेक्शन में हम स्ट्रेस मालूम करेंगे और इसका डिस्टेंस भी उन्होंने दिया हुआ है. पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ है स्ट्रेस की कैलकुलेशन में लेंथ कोई भी अपना किरदार अदा नहीं करता या इस पे डिपेंड नहीं करता. तो यहाँ पर जो लेंथ है ये कि ये भी स्ट्रेस को मालूम करने में अपना कोई किरदार या अपना कोई इंहिसार शो नहीं कर रहा. हमारे पास जो गिवन डेटा है P 3000 पाउंड के बराबर है, एरिया हमारे पास 0.5 इंच स्क्वायर के बराबर है. रिक्वायर्ड जो स्ट्रेस है हम स्टील में स्ट्रेस मालूम करेंगे, हम एल्यूमिनियम में मालूम करेंगे, हम ब्रॉन्ज में मालूम करेंगे. जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो इस तरह है कि यहाँ पर 4P का फोर्स लगता है, यहाँ पर 1P का फोर्स लगता है. तो यहाँ पर इस तरह होगा कि हमारे पास 4P का फोर्स, ये हमारे पास क्या है एक दीवार है, इस दीवार पे एक बार लगा हुआ है जो कि बैक सपोर्ट है. नाउ हमारे पास यहाँ पर 4P का टेंशनल फोर्स लगता है, तो ये इस बार को इस तरफ खींचेगा. तो ये वाला जो बार है इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये जो बार है ये वाला जो बार है ये किस चीज़ का बार है, ये स्टील का बार है. तो ये वाला जो स्टील का सेक्शन है इस स्टील के सेक्शन में 4P लग जाएगा और वो इस तरफ लग जाएगा. ये दूसरा जो सेक्शन है जो कि एल्यूमिनियम का सेक्शन है, इस एल्यूमिनियम का सेक्शन में भी ये 4P का फोर्स लग जाएगा और वो भी इस तरफ होगा. ये जो ब्रॉन्ज का सेक्शन है इस ब्रॉन्ज का सेक्शन में भी 4P का फोर्स लग जाएगा और वो भी इस तरफ होगा, लेकिन 1P फोर्स इस तरफ लगता है. तो ये एक दूसरे की उलट है, तो हमारे पास ये इससे माइनस हो जाएगा, तो 4P माइनस P हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 3P. तो इस बात का मतलब ये है कि इस ब्रॉन्ज भी 3P फोर्स इस तरफ लगता है, इस ब्रॉन्ज भी 3P फोर्स इस तरफ लगता है, एल्यूमिनियम भी 4P लगता है और स्टील में भी 4P लगता है. और ये हमारे पास दीवार है, या आप इस 3P को रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो यहाँ पर 3P लगता है. नाउ यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया है फॉर स्टील रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 4P. आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप हर एक सेक्शन को ले ले, जिस तरह कि मैं यहाँ पर स्टील सेक्शन को ले लेता हूँ, इसी सेक्शन को ये सेक्शन मैंने ले लिया, ये स्टील का सेक्शन है, यहाँ पर 4P का फोर्स लगता है. तो इसकी अपोजिशन में यहाँ पर या इसको स्टेबल करने के लिए हमें 4P का फोर्स इस तरफ लेना चाहिए. तो हमारे पास जो स्टील है वो P कितना हो जाएगा 4P हो जाएगा. एल्यूमिनियम के लिए हम ये ड्रा करेंगे, तो एल्यूमिनियम के लिए किस तरह हो जाएगा, हम एल्यूमिनियम को ड्रा करेंगे इस तरह, यहाँ पर भी 4P फोर्स लगता है और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4P लगता है. या इस तरह से हम ब्रॉन्ज के लिए ड्रा करते हैं, तो ब्रॉन्ज के लिए इस तरह हो जाती है 4P यहाँ पर लगता है और 1P फोर्स यहाँ पर लगता है. तो ये एक दूसरे की उलट है. तो इस बात का मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट है वो 3P इस डायरेक्शन पे लगता है. तो ब्रॉन्ज 3P के बराबर है, ये 4P का और P उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है. तो 4 3 12, तो ये 12,000 पाउंड होगा, ये भी 12,000 पाउंड होगा और ये 9,000 पाउंड हो गया. तो हमारे पास फोर्सेस फाइंड होंगे कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पे और इस पे. नाउ हम बढ़ते हैं, इसमें स्ट्रेस मालूम करना अभी है. स्ट्रेस बराबर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया के. फोर्स जो स्टील पे लगता है वो 12,000 पाउंड है. एरिया जो स्टील का है, स्टील का जो एरिया है वो कितना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, उन्होंने कहा हुआ है कि एरिया है और एरिया हर एक सेक्शन का स्लैब है और सारों के लिए एरिया कितना है 0.5 इंच स्क्वायर, ये सारों के लिए सेम है. तो एरिया पे डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 24,000 KSI. इस बात का मतलब ये है कि स्टील पे जो स्ट्रेस आएगा वो कितना होगा 24,000 KSI. KSI ये यूनिट है, स्ट्रेस का यूनिट है. और मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ को डिनोट करता है, किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच को. किलो पाउंड किलो को आप जानते हैं 1000 को कहते हैं, और पाउंड पर स्क्वायर इंच लेब्रा पर इंच स्क्वायर, इसको हम पाउंड पर स्क्वायर इंच कहते हैं. नाउ फॉर एल्यूमिनियम वी आल्सो कॉल्ड फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स एल्यूमिनियम पे 12,000 लगता है और एरिया इतना है, तो यहाँ पर भी 24,000 KSI हो जाएगा. ब्रॉन्ज के लिए ये 9,000 है, तो 9,000 डिवाइड बाय 0.5 तो ये 1800 KSI हो जाएगा. तो इस तरह से हमने सारी सेक्शनों में इसका जो स्ट्रेस है वो मालूम किया. नाउ अब हम बढ़ते हैं शेयर स्ट्रेस. शेयर स्ट्रेस इज आल्सो सेम एज डेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, बट शेयर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय दिस T and their force is denoted by V and their area is denoted by A. So force per unit area or shear force per unit area. Problem number 115. In problem number 115 there is problem number 115. What force is required to punch a 20 mm diameter hole in a plate that is 25 mm thick? इस बात का मतलब ये है, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक प्लेट उन्होंने दिया हुआ है, ये हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट का जो थिकनेस है वो 25 mm है. ये जो थिकनेस है ये कितना है, ये 25 mm थिकनेस है इसका. और यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पर जो फोर्स लगता है इसी ही एरिया पे जो फोर्स लगता है ऊपर की तरफ से, इसी ही स्ट्रेस पर यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है इसको हम शेयर स्ट्रेंथ और शेयर फोर्स और शेयर स्ट्रेस भी कहते हैं. तो वो कितना लगता है 350 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मेगा किस चीज़ के बराबर है 10 raised to the power +6. रिक्वायर्ड डाया ऑफ होल. हमारे पास क्वेश्चन में ये है कि आपने इस ही बार में होल करना है, जिस तरह ये होल हुआ है इसमें, और इस होल का जो सिलेंडर है वो बाहर निकालना है. तो हमने इसको बाहर निकाल दिया. अब क्वेश्चन ये है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू पॉइंट 20 mm होल. हम इसको 20 mm होल इसमें करना चाहते हैं. 20 mm होल, इसमें 20 mm डाया का होल, ये इसका डाया कितना होगा 20 mm होगा. और इस 20 mm डाया ऑफ होल के लिए हम कितना फोर्स अप्लाई करें ताकि ये इसमें होल हो जाए. तो इसको होल करने में कितना फोर्स लगता है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप ये फोर्स मालूम करें कि अगर हम ये इस प्लेट पे कितना फोर्स अप्लाई करें कि इसमें 20 mm डाया का
जो सिलेंडर है वो इससे जुदा करे या इसमें होल कर दे। तो इसमें होल करने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए? तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया। हम शेयर फोर्स मालूम करेंगे कि शेयर फोर्स कितना होना चाहिए, तो शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा। नाउ शेयर स्ट्रेस उन्होंने दिया हुआ है और हमारे पास एरिया उन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो एरिया को हम किस तरह मालूम करेंगे? सबसे पहले मैं आपको एरिया का कुछ फार्मूला वो बताता हूँ। इस तरह है ना कि जब हम किसी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया मालूम करते हैं तो हम कहते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, वी कॉल इट एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। नाउ if we have to calculate the area of a circle, so what to do? अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और हम इसका एरिया मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर का। अगर हम ये इसको डायमीटर में लिखना चाहते हैं तो डायमीटर में किस तरह होगा? डायमीटर में इस तरह होगा कि पाई ओवर 4 डी स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं, इस सर्कल का वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और ये इसका हाइट है, मतलब ये एक डब्बा जैसा है, और हम इसका वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम इसका सरकमफेरेंस ले लेंगे और इसको इस थिकनेस पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थिकनेस मल्टीप्लाई बाई टी। अगर हम इसको किस तरह लिखेंगे? अगर हम इसको डायमीटर के शक्ल में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई डी टी। तो ये जो एरियाज की फार्मूला है ये आपको याद होनी चाहिए। अगर हम एक सर्कल का एरिया मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको डायमीटर की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो पाई ओवर 4 डी स्क्वायर हम लिख लेंगे। अगर हम वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला है 2 पाई आर इंटू थिकनेस टी और हाइट हो। अगर हम इसको वॉल्यूम में डायमीटर की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए बन जाएगा पाई डी टी। नाउ यहाँ पर हमने होल करना है जो कि जस्ट लाइक एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में होल करना है और इस सिलेंडर का जो थिकनेस है, वो जो हाइट है वो उन्होंने दिया हुआ है, इस सिलेंडर का जो डाया है वो उन्होंने दिया हुआ है। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है वो किस तरह बन जाएगा कि 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, क्योंकि हमारे पास ये जो पूरा वॉल्यूम है इस पे फोर्स लगता है। हमारे पास सिर्फ ये एक सर्कल पे फोर्स नहीं लगता, ये सारा जो वॉल्यूम है इस पे फोर्स लगता है, तो इसलिए हम ये ले लेते हैं। तो एरिया किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू डी। नाउ ये जो डायमीटर है ये 20 mm उन्होंने दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 10 mm हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू है 3.14, रेडियस कितना हो जाएगा? 10 mm हो जाएगा। और डाया ये जो थिकनेस है ये कितना उन्होंने दिया हुआ है? 25 mm, ये क्वेश्चन में दी हुई है। नाउ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 549 इंटू 500 न्यूटन, 549 इंटू 500 न्यूटन। नाउ यहाँ पे एक मसला है, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमारे पास 25 mm है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो हमने इस mm को मीटर स्क्वायर में तब्दील करना है। तो इस mm के जरिए, इस m के जरिए हम क्या लगाएंगे? 10 रेज़ टू द पावर -6 लगाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो मेगा है, जो 10 रेज़ टू द पावर +6 है, ये इससे काट दिया जाएगा और ये मीटर में तब्दील हो जाएगा। तो मीटर से काट दिया जाएगा और ये जो पोर्स है वो हमारे पास न्यूटन में आ जाएगा। तो यूनिट्स का जो कॉन्सिस्टेंट है वो आपको ज़रूर ख्याल में रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा? 5,49,500 न्यूटन फोर्स लगेगा, ताकि हम इसी प्लेट में, इसी ही डाया की, इसी ही थिकनेस का जो होल है वो हम करना चाहते हैं। तो हमें कितना फोर्स लगना चाहिए? हमें इतना फोर्स चाहिए। इट्स मीन दैट 549,500 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पंच अ होल ऑफ 25 mm हाइट इन 20 mm डायमीटर इन अ बार। अगर हम 25 mm हाइट का 20 mm डायमीटर का होल करना चाहते हैं तो हमको इतना फोर्स लगना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 116। In 116 there is a hole to be punched out of a plate having a shear strength of 40 kSi। उन्हें shear strength दिया हुआ है जो कि है 40 kSi का। जो एलाइबल स्ट्रेस है, जो एलाइबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस है, वो 50 kSi है। हमको रिक्वायर्ड क्या है कि आप मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट टू पंच 2.5 इंच इन डाई होल। इस बात का मतलब ये है कि आप इस बार का थिकनेस फाइंड कर दे, इस प्लेट का थिकनेस फाइंड कर दे कि ये हम इस बार में हम एक होल पंच कर दे और वो होल 2.5 इंच डायमीटर का हो। ये होल हम करना चाहते हैं, ये सिलेंडर का होल हम करना चाहते हैं जिसका डायमीटर 2.5 इंच स्क्वायर होगा। तो ये जो बार है, इसका डाया, इसका जो थिकनेस है ये कितना होना चाहिए? ये कम होना चाहिए या ज़्यादा? कितनी ही डायमेंशन का ये जो थिकनेस है ये होना चाहिए कि हम इसी ही स्ट्रेस पे, इसी ही कंप्रेसिव स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके हम इस पे 2.5 इंच डायमीटर का होल कर दे, तो इसका जो थिकनेस है वो कितना होना चाहिए? एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट होल इफ द प्लेट इज 0.25 इंच थिक। यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास ये जो थिकनेस है ये 0.25 इंच थिक हो जाए तो हमको कम से कम कितना होल वाला डायमीटर हम इसमें कर सकते हैं? हम इसी ही स्ट्रेस और इसी ही शेयर स्ट्रेंथ पे, इसी ही प्लेट थिकनेस पे हम कितने डायमीटर का होल इसमें करना चाहते हैं? पहले क्वेश्चन में है कि हमको डायमीटर दिया हुआ है और हम इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस कौन सा होना चाहिए कि हम इस पे इतनी ही फोर्स पर ये जो होल है वो कर दें। और दूसरे क्वेश्चन में है कि हमको वो डायमीटर वाला, वो जो होल का डायमीटर है वो कितना होना चाहिए अगर हमारे पास प्लेट का थिकनेस 0.25 इंच है। तो इस सबसे पहले हम मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट, अगर आप प्लेट का थिकनेस मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या फार्मूला है? फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया। और स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको फिर एरिया अरेंज कर दो। तो स्ट्रेस उन्होंने दिया हुआ है 50 kSi है, एरिया
1/4 r पाई ओवर 4 डी स्क्वायर डी उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में उन्होंने स्ट्रेस भी दिया हुआ है, स्ट्रेस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो डायमीटर है वो भी मौजूद है। तो इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, इससे हम फोर्स मालूम कर सकते हैं 50 और 2.5 इंच डायमीटर, इससे हम फोर्स मालूम करेंगे। अब ये जो फोर्स लगता है इसी ही इसको होल्ड करने के लिए, तो शेयर स्ट्रेंथ को हम ले लेंगे। ये जो फोर्स है वी और पी सेम है, ये दोनों फोर्सेस है, शेयर फोर्स आर नॉर्मल फोर्सेस। सो this is 78.12125 pi kips. Kips is the unit of force. This is kilopound. Kilopound is called kips. Now this T is the shear stress. Shear stress उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2T के SI है और जो एरिया है यहाँ पर है पाई डी टी, पाई यहाँ पर है डी टी, ये पाई इसमें नहीं है, ये हमारे पास है डी टी, जस्ट लाइक लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो ये बन जाएगा 2.5 टी और 2.5 इन्होंने दिया हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये डायमीटर है। थिकनेस मालूम हो जाएगा कि थिकनेस इसका कितना है। नाउ डायमीटर ऑफ अ स्मॉल होल, हम कितना स्मॉल होल इसमें कर सकते हैं, तो इसके लिए फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया 50। हम अब डायमीटर मालूम करेंगे, तो ये 12.5 पाई डी स्क्वायर। अब इसको मालूम किस तरह करेंगे, पी हम फिर बराबर लेंगे वी के, और ये हम ले लेंगे ये जो शेयर स्ट्रेस है वो 40 के SI है। एरिया को मालूम करने के लिए ये हम डी टी लेंगे। टी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम ये डाय मालूम करना चाहते हैं। इस पाई को हम इस पाई से कैंसिल कर दिया, इस डी को हमने इस 1D से कैंसिल कर दिया और एक डी बाकी रह गया। इस 12.5 को हमने इस तरफ ले आए तो इस पे डिवाइड हो गया, तो इससे जो डायमीटर है वो इसी आ गया कि हम 0.8 इंच डायमीटर, जो सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द होल, ये हम इसमें कर सकते हैं। इसी ही फोर्स पे, इसी ही शेयर स्ट्रेस और इसी ही शेयर स्ट्रेंथ में हम इतना ही फोर्स पे हम इस डायमीटर का होल कर सकते हैं। नाउ अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है शेयर स्ट्रेस का, जो कि है कि हमारे पास जो फोर्स लगता है वो है 400 किलो न्यूटन का। यहाँ पर शेयर स्ट्रेस लगता है, ये जो रिवेट है, ये जो बोल्ट है यहाँ पर लगाए हुए हैं दो, यहाँ पर असल में दो प्लेट्स है। इन दो प्लेट्स के दरमियान यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक बोल्ट लगा हुआ है जिसने इस दोनों प्लेट्स को इकट्ठा किया हुआ है। अब हम इस दो प्लेट्स को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं, इस दो प्लेट के अगेंस्ट हम फोर्स लगाना चाहते हैं। तो ये जो बोल्ट दरमियान में लगा हुआ है ये कितना फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, ये इस चीज़ के बराबर है, ये इस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पर उन्होंने शेयर स्ट्रेस भी दिया हुआ है, फोर्स भी दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट बोल्ट, इस बोल्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए ताकि ये ब्रेक ना हो जाए, और हम इस पे इतना फोर्स लगाएंगे। जब हम इतना फोर्स लगाए, इतना स्ट्रेस इस वो बर्दाश्त कर सकता है, तो हम कितना फोर्स, कितना डायमीटर का ये होल होना चाहिए, कितने डायमीटर का ये बोल्ट होना चाहिए। तो diameter is all about related to area, so it's mean that we have to find the area. So shear stress is equal to force per unit area, force is equal to shear stress multiplied by area। force 400 किलो न्यूटन है, स्ट्रेस हमारे पास है 300 × 10⁻⁶ पास्कल। नाउ अब एरिया को हमने 2 पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 पे इसलिए मल्टीप्लाई किया कि यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस है वो, इसका जो कांटेक्ट फोर्सेस है, इसका जो कांटेक्ट है वो दो जगह पे है, तो इस वजह से हम इसको 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे एरिया को। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर फिर मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट्स कन्वर्जेंस इट शुड बी कंसिस्टेंट। यहाँ पर है 400 किलो न्यूटन, किलो की जगह 10⁻³ मेगा की जगह 10⁻+6, तो ये इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पर इस 10⁻6 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि हम 1000 लिख ले एक दफ़ा और एक दफ़ा हम 10⁻+3 लिख लेंगे। इस 1000 को हम इस 1000 से कैंसिल करेंगे, 10⁻3 अपनी जगह रह जाएगा। यहाँ पर ये 2 2 2 4, तो ये 1 और 2 रह जाएगा और पाई डी स्क्वायर रह जाएगा। इस 2 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई डी स्क्वायर अपनी जगह। इस पाई को हम इस पे डिवाइड करेंगे तो डी स्क्वायर रह जाएगा। डी स्क्वायर को हम अंडर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो डी स्क्वायर अंडर रूट से